वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रेडिट सबमिशंस को डिटेल में समझा था। तो जो आज का टॉपिक रहेगा उसमें हम जैसे क्रेडिट सबमिशंस थी सिमिलर लाइंस में डेबिट सबमिशंस के बारे में जानेंगे। पर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम क्रेडिट सबमिशन वाले के, बस इसमें हम क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो साथ में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक स्टेटमेंट एनालिसिस का जो मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो को और जो लास्ट क्रेडिट सबमिशन वाली वीडियो है उसको मैं दोनों को आपस में लिंक कर दूंगा एक टॉपिक के साथ, छोटे से टॉपिक के साथ। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रेडिट सबमिशन और डेबिट सबमिशन के साथ साथ हम क्या चीज और साथ में टैली करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि डेबिट सबमिशंस एक्चुअली में क्या होती हैं। देखिए, डेबिट सबमिशंस जब भी बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो डेबिट का मतलब है विड्रॉल वाली साइड, जहां से आपने पैसा विड्रॉल किया है, विड्रॉल साइड ऑफ द स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्रेडिट सबमिशन के बारे में सीखा था कि जिन पार्टीज को माल बेचा उन्हीं पार्टीज से अपने को पेमेंट आनी चाहिए। मत वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, जिन बंदों को माल बेचा उन्हीं बंदों से पेमेंट आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने माल बेचा मिस्टर ए को और पेमेंट आ रही है मिस्टर बी से, ये नहीं होना चाहिए। मिस्टर ए को माल बेचा तो मिस्टर ए से ही पेमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम टैली करेंगे, हम देखेंगे कि कितना सेल किया हमने टोटल और उन बंदों से कितनी पेमेंट आई हमें। ठीक है, बाकी एनी अदर जो क्रेडिट एंट्री होगी बैंक स्टेटमेंट में उसको हम क्रेडिट सबमिशन का पार्ट नहीं मानेंगे, सिर्फ कस्टमर से जो पेमेंट है उनको मानेंगे। सिमिलरली डेबिट सबमिशंस में जो हमने माल परचेज किया, हमने गुड्स अगर खरीदी है तो हमने परचेजिंग तो की होगी। जो हमने परचेजिंग की है, हमारे कुछ सप्लायर्स रहे होंगे जिन्होंने हमें माल सप्लाई किया है, जिनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो जो सप्लायर्स ने जिन सप्लायर्स ने हमें माल भेजा उन सप्लायर्स को हमने कितनी पेमेंट की, दैट आर डेबिट सबमिशंस। ठीक है, पेमेंट्स मेड टू सप्लायर, करेक्ट। तो जैसे ही क्रेडिट सबमिशन में हमने सीखा था कि बहुत सारी एंट्रीज इस तरह की हो सकती हैं बैंक के अंदर जो सप्लायर को पेमेंट नहीं होंगी, पर आप उनको गलती से डेबिट सबमिशंस का पार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ, सेम सेम चीज ये है। कोई रिवर्सल एंट्री, एंट्री कोई बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है, जस्ट रिवर्सल की नेचर से कि गलत एंट्री डल गई थी उसकी रिवर्सल हुई है। तो वो एंट्री कोई सप्लायर को पेमेंट तो है नहीं, तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे। स्वीप इन एफडीआर, कोई एफडी आपने स्वीप इन अकाउंट खोल रखा है तो एफडीज बनती जा रही हैं टूटती जा रही हैं, तो एफडीज बनने के टाइम डेबिट एंट्री आएगी क्योंकि एफडी का अकाउंट खुलेगा, तो एफडी जब टूटेगी तो उसकी क्रेडिट एंट्री आएगी। तो ये आपकी डेबिट और क्रेडिट सबमिशंस दोनों का पार्ट नहीं होती। प्रमोटर्स के विड्रॉल, प्रमोटर्स या इंडिविजुअल नाम के विड्रॉल्स, प्रमोटर्स या इंडिविजुअल नाम के विड्रॉल्स आपके डेबिट सबमिशन का पार्ट नहीं है, बट हाँ ये आपके लिए एक सीरियस मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। रीजन कि कहीं ये तो नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस किया और प्रमोटर्स ने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का विड्रॉल आपको प्रमोटर्स के नाम पे टोटल दिख रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई प्रमोटर्स ने बिजनेस में से पैसे निकाले हुए हैं। तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अलग मैटर है समझने वाला, बट ये आपकी डेबिट सबमिशन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये सप्लायर को पेमेंट नहीं की हुई है आपने। सिमिलरली कोई चेक बाउंसिंग हो गई, चेक बाउंसिंग है कोई, उसकी डेबिट क्रेडिट नरेशन आती है, चाहे आउटवर्ड बाउंस है चाहे इनवर्ड बाउंस है। कोई इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट में, कोई ईएमआई जा रही है आपके अकाउंट में, और भी वेरियस तरह की अलग अलग तरह की पेमेंट्स आपके खाते में हो सकती हैं। आपको सिर्फ उन्हीं पेमेंट्स को देखना है जो आपकी सप्लायर्स को पेमेंट्स की गई हैं। इन पेमेंट्स को देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार बैंक्स के अंदर देखिए, जब आप बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे या बैंकिंग सेक्टर में काम करेंगे ना, तो बैंकों ने ज्यादातर जो पॉलिसी बनाई होती है, ज्यादातर जो पॉलिसी बनाई होती है वो उसमें ये लिखा होता है कि हमें वो वाली बैंक स्टेटमेंट्स लेनी है एनालिसिस के लिए, हमें
वो वाली बैंक स्टेटमेंट्स लेनी है एनालिसिस के लिए जिसमें से मिनिमम 75 या 80% चर्निंग पूरी हो जाए। मतलब वो बैंक स्टेटमेंट जहां से 75 से 80% कस्टमर्स से पेमेंट आती हैं, उन्हीं बैंक स्टेटमेंट को लेना है। तो कई बार सेल्स वाले क्या करेंगे, आपको वो आपको बैंक स्टेटमेंट ला के दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी लाइन के हिसाब से चलूँ, तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट लगा ला के दे देंगे जिसमें से आपको, आप क्रेडिट साइड पे देखोगे कि कस्टमर से सारी पेमेंट्स आ रही हैं, कस्टमर से पेमेंट आ रही है जो कि सेल का 80% है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल सेल्स का 80% पेमेंट्स यहाँ पे आ रही है, तो आपका कंडीशन मेट हो गया। पर जो डेबिट साइड है, जहां पे आपको सप्लायर को पेमेंट करनी है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर एंट्रीज आ रही हैं। ट्रांसफर एंट्रीज कहाँ, मतलब किसी और अकाउंट को पैसे, यहाँ पे कस्टमर से पेमेंट आती है, पर ये जो पैसे हैं जो यहाँ पे जमा होते हैं, वो किसी एनी अदर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप एज अ प्रूडेंट अंडरराइटर मुझे बताइए कि आपको उस अकाउंट की स्टेटमेंट देखनी नहीं चाहिए जिस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होके गए हैं। आप ये चेक नहीं करना चाहेंगे कि इस खाते से ये पैसे जो ट्रांसफर होके इस खाते में गए हैं, तो इस खाते से फर्दर ये कहाँ गए हैं पैसे? ये फर्दर सप्लायर्स के पास ही गए हैं, या प्रमोटर्स ने खुद विड्रॉल कर लिए, या कौन सा ऐसा खर्चा किया इन पैसों से? तो वो देखना जरूरी है ना। चाहे पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो आपकी क्रेडिट साइड तो मेट हो गई, पॉलिसी तो क्रेडिट साइड ही बोलती है, और सारे सेल्स वाले भी आपको ये बोलेंगे कि चर्निंग मेट होगी, चर्निंग मेट होगी, क्रेडिट सबमिशन मेट होगी। बट डेबिट सबमिशन का क्या? भाई डेबिट सबमिशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। उनको समझाइए कि सप्लायर्स को पेमेंट तो मैं चेक करूंगा ही ना, कल को पता लगे वो सप्लायर्स को पेमेंट ही नहीं कर रहा, या उसके या वो डिले पेमेंट कर रहा है, या मिस्टर ए से माल खरीदा मिस्टर बी को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या कोई फंड विड्रॉल उसने खुद के नाम पे निकाल लिए हैं, या कोई लोन बड़ा रीपे कर दिया, मेरे को क्या पता कि उसने क्या किया है क्या नहीं डेबिट साइड पे। तो डेबिट सबमिशंस को चेक करना इक्वली जरूरी है। जैसे क्रेडिट सबमिशन में हम बोलते थे कि 80% क्रेडिट्स आपकी जो सेल है वो बैंकिंग में दिखनी चाहिए, क्रेडिट सबमिशन यानी कि मिनिमम 80% दिखनी चाहिए। डेबिट सबमिशन में ऐसा कोई रूल हम नहीं लगाते, ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करते कि डेबिट सबमिशन कितने परसेंट होने चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में इस चीज के बारे में कभी भी नहीं देखा जाता, कभी फॉलो नहीं किया जाता। हालांकि एक कॉमन सेंस आपकी होनी चाहिए, कॉमन सेंस आपकी होनी चाहिए कि भाई पेमेंट्स सप्लायर्स को दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, पेमेंट्स जो हैं वो सप्लायर्स को नजर आ रही हैं या नहीं। इस चीज की कॉमन सेंस आपको डेवलप करना जरूरी है। करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब जो हमने कंबाइन किया क्रेडिट सबमिशंस का टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में किया, और जो डेबिट सबमिशंस को हमने इस लेक्चर में समझा। ये होगी आपकी क्रेडिट सबमिशंस, होगी आपकी कस्टमर्स से कितना पेमेंट, कस्टमर्स से पैसा रिसीव जो हुआ, ये जो है आपका सप्लायर को जो हमने पे किया, यानी कि ये आपके डेटर्स की रिकवरी है, ये आपकी क्रेडिटर्स की पेमेंट है, ठीक है। यानी कि ये आपकी सेल्स रियलाइजेशन है, ये आपकी परचेज की पेमेंट है। करेक्ट। इंटरलिंक्ड है सारी चीजें, एक ही बात के अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। अभी हम इसको इंटरलिंक करते हैं आपके, जो मैंने कुछ लेक्चर्स पहले स्टॉक स्टेटमेंट एनालिसिस वाला आपको टॉपिक समझाया था। तो कुछ ऐसा एक्सेल मैंने आपको बना के दिखाया था स्टॉक स्टेटमेंट एनालिसिस का। जनवरी फरवरी के अराउंड मैंने ये वीडियो बनाया होगा, आई थिंक 4-5 महीने हो गए होंगे। तो आप देखिएगा, जब आप किसी क्लाइंट का एनालिसिस करते हैं, अंडरराइटिंग करते हैं, तो सीसी लिमिट जैसे आप देते हैं, तो क्लाइंट फॉर एग्जांपल या तो वो नया क्लाइंट होगा, फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है, तो फिर आप उसकी एक्सेल शीट पे उससे डाटा लीजिए कि आपकी मंथ वाइज सेल, परचेज, स्टॉक डेटर, क्रेडिटर्स की क्या फिगर्स हैं। एटलीस्ट 6 महीने की तो लीजिए, अगर सीजनल बिजनेस है तो 12 महीने की लीजिए। तो अगर आपका क्लाइंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट है किसी और बैंक से, उसका लिमिट चल रहा है, तो आप कह दीजिए क्लाइंट को कि आप दूसरे बैंक को, जो सामने वाले बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट देते हैं, आप हमें वो स्टॉक स्टेटमेंट की कॉपी दे दीजिए। अगर वो वहां पे स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देता, तो आप उससे एक्सेल में डिटेल ले लीजिए। तो आपको जो डिटेल वो देगा, वो आपको यहां तक की डिटेल आपके पास आएगी, ये डिटेल क्लाइंट आपको देगा। इनमें से जो ये सेल्स वाली डिटेल है, वो आप उसकी जीएसटी रिटर्न से भी पिक कर सकते हैं।
परचेज की डिटेल आपको जीएसटी 3B में नहीं मिलेगी, ये आपको उससे लेटर हेड पे लेनी पड़ेगी या उस मतलब क्लाइंट सबमिट करेगा। स्टॉक डेटर्स विद दैट एजिंग एंड क्रेडिटर्स, ये फिगर्स जो है या तो आपको लास्ट स्टॉक स्टेटमेंट में मिलेंगी या क्लाइंट अपने लेटर हेड पे आपको बना के देगा। तो ये जो डाटा जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये आपको क्लाइंट के एंड पे मिलने वाला है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके आगे आपको कंप्यूटेशंस करनी है। देखिए मैं कंप्यूटेशंस के ऊपर उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप उसके लिए आप स्टॉक स्टेटमेंट एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक भी फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। आप एक चीज देखिए, अब मैं अगस्त 21 की बात करता हूँ। अगस्त 21 मतलब ये 31 अगस्त 2021 है। 31 अगस्त 2021 को क्लाइंट ने ये 310 रुपए देने थे। अब 310 रुपए देने वाले पड़े थे, उसके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। प्लस अगले महीने सितंबर में उसने 135 रुपए का माल और परचेज कर लिया। तो 310 तो उसने फर्स्ट डे को ही देने थे, प्लस 135 का माल उसने और परचेज कर लिया। तो 310 प्लस 135 मतलब ये कितना अमाउंट हो गया? ये हो गया 445 रुपए, 445 रुपीज। 445 रुपए उसके अब टोटल पेबल बन गए। अब मंथ के एंड पे पेबल सिर्फ 290 रुपए बचे हुए हैं, यानी कि 445 में से 290 रुपए पेबल बचे हुए हैं। तो आपको पता लगाना है कि उसने कितना पेमेंट किया। तो नॉर्मली तो सीधा ही सीधी कैलकुलेशन है, 155 रुपीज का ही पेमेंट किया उसने, 155 रुपीज का ही पेमेंट किया ना, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ का कि 290 रुपए देने वाले पड़े थे 30 सितंबर को, अक्टूबर में 110 रुपए का माल और ले लिया। तो 290 प्लस 110 यानी कि 400 रुपया उसका देना हो गया। अब 400 में से अब 330 रुपए ही देना रह चुका है। तो कितना रुपया उसने अक्टूबर महीने में पे किया होगा? उसने पे किया होगा 70 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली 131, 148, 27। तो ये पेमेंट्स आप निकाल सकते हैं इस तरह से उसकी, जो स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से। अब ये जो पेमेंट है ये किसकी है? क्रेडिटर्स की और आपकी परचेजेस की। क्रेडिटर्स की, आपकी परचेजेस की। तो दैट मींस ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डेबिट सबमिशंस की। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खोलिए और मंथ वाइज सामने यहाँ पे डेबिट सबमिशंस का लिख लीजिए कि उसने सप्लायर्स को कितनी कितनी पेमेंट की है, उस मंथ में मंथ वाइज लिख लीजिए। तो आपके साथ एक चीज टैली हो जाएगी कि जो स्टॉक स्टेटमेंट से डाटा निकल के आ रहा है और जो बैंक स्टेटमेंट से एनालिसिस निकल के आ रहा है, क्या उसमें फर्क है? अगर तो वो 5-10% का फर्क है देन इट इज फाइन। अगर वो 40-50% का, 30-40% का फर्क पड़ रहा है, तो दैट मीन्स देखिए बैंक स्टेटमेंट तो झूठ बोल नहीं सकती, बैंक स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकती, उसमें तो सच्चाई आ रही है जो भी आ रही है। तो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ बोल रही है आपकी स्टॉक स्टेटमेंट। यानी कि या तो परचेज की फिगर गलत है या क्रेडिटर्स की फिगर्स गलत है, ठीक है। तो क्लाइंट के पास आप दोबारा जाइए, क्योंकि स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से ही आप क्लाइंट की ड्राइंग पावर बिठाएंगे। अगर ये स्टॉक स्टेटमेंट इनएक्यूरेट होगी तो आपकी ड्राइंग पावर इनएक्यूरेट निकलेगी और क्लाइंट की एक्चुअल में क्या पोजीशन है वो आपको पता नहीं लग सकेगी। इसी तरीके से आप डेटर्स के ऊपर भी जा सकते हैं। अब डेटर्स के ऊपर कैसे? इसमें आपको डेटर्स टोटल उठाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली टोटल उठाने पड़ेंगे। तो 315 रुपए लेने वाले पड़े थे 31 अगस्त को, 110 रुपए का माल और बेच दिया। तो 315 रुपए तो पहले ही लेने वाले पड़े थे, 110 रुपए और लेने वाले बन गए। तो टोटल 425 रुपए लेने हैं क्लाइंट ने। अब 425 में से 265 लेने वाले रह गए हैं, तो उसको कितने पैसे रिकवर हो गए? 160 रुपए रिकवर हो गए। सिमिलरली हम हर मंथ का निकाल लीजिए। तो हर मंथ का निकालेंगे तो उसके बाद आप चर्निंग को चेक करेंगे। तो चर्निंग को यहाँ पे टैली कर लीजिएगा कि आपकी ये चर्निंग जो एज पर स्टॉक स्टेटमेंट आ रही थी और जो चर्निंग आपकी एक्चुअल कंप्यूट होके आ रही है उसमें कोई फर्क तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ज्यादा 5-10% का फर्क तो चलता है, कोई 20-25-30% का फर्क तो नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ रहा है तो दैट मीन्स बैंक स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपकी स्टॉक स्टेटमेंट में एरर है, करेक्ट। तो इस चीज को टैली कर सकते हैं। सेकेंडली और क्या कर सकते हैं आप अपनी अगर आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है और क्लाइंट भी आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आपको जो आप फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं स्टॉक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो फॉर एग्जांपल आप ये काम भी कर सकते हैं कि आपके पास 31 मार्च 2021 के डेटर्स की पोजीशन होगी कि कितने अमाउंट के डेटर्स हैं। आजकल हम 31 मार्च 2022 के भी प्रोविजनल फिगर्स लेने लग गए, प्रोविजनल फाइनेंशियल्स लेने लग गए कि रफ फाइनेंशियल्स जिसको बोल सकते हैं। उसमें आपके पास डेटर्स की फिगर आ जाएगी, ठीक है। आपके पास 2021 और 22 की सेल्स की फिगर होगी,
ठीक है। तो आपके पास अगर मान लीजिए, मतलब ये सर्कमस्टेंस उस केस के लिए है जब आपके पास पूरे 12 महीने की बैंकिंग आई है। अगर आपके पास 12 मंथ्स की बैंकिंग आई है तो आप इस चीज से भी टैली कर सकते हैं कि ये एटलीस्ट फिगर सही है या नहीं है जो बैलेंस शीट में रिपोर्टेड है। देखिए ये तो ऑडिटेड फाइनेंशियल होंगे, ये तो ऑडिटेड फाइनेंशियल होंगे सीए के, इसको तो हम सही मानेंगे कि भाई चलो ये तो फिगर सही होगी। दिस डेटर्स 31/3/21 के, मतलब ओपनिंग पैसा इतना लेने वाला पड़ा था, प्लस 1/4/21 से लेके 31/3/22 तक इतना माल सेल कर दिया, माइनस अब इतना पैसा लेने वाला बचा है 31/3/22 को, तो ये आपका आ गया क्रेडिट सबमिशंस जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आने चाहिए। इसको आप टैली कर लीजिए, टैली विद टोटल चर्निंग इन बैंकिंग, चर्निंग या सबमिशंस इन बैंकिंग। तो अगर तो ये दोनों के बीच में 5-10% का फर्क है देन तो फाइन, अगर नहीं तो फिर दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गलती है। ठीक है। इस एनालिसिस में एक चीज का आप अपना ध्यान रखना कि जो सेल्स आप नॉर्मली यहाँ पे उठाते हैं ना, वो सेल्स आप उठाते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेल, जबकि जो सेल होती है वो इनवॉइस वैल्यू पे सेल होती है। इनवॉइस वैल्यू मतलब ये टैक्सेबल वैल्यू होती है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जो इनवॉइस वैल्यू होती है वो होती है इंक्लूडिंग जीएसटी। जिस बंदे को आप माल बेचते हो उससे अपने पेमेंट तो इंक्लूडिंग जीएसटी लेनी है, तो ये अमाउंट का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके क्रेडिट सबमिशंस यहाँ पे आ रहे होंगे, जो क्रेडिट सबमिशंस आपके बैंक स्टेटमेंट में आएंगे दैट विल बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, करेक्ट। तो इस चीज का आप ध्यान रखना अपने एनालिसिस करते समय। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो सिमिलर लाइंस पे आप क्रेडिटर्स वाली साइड पे भी चेक कर सकते हैं, सिमिलर लाइन पे आप क्रेडिटर्स वाली साइड भी चेक कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस उठा के उनका ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, परचेज की फिगर आपको क्लाइंट देगा, माइनस क्लोजिंग बैलेंस, जो बचा वो आपकी पेमेंट एज पर बुक्स, पेमेंट एज पर बुक्स कि किताबों के हिसाब से क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया, और फिर आप देख लीजिए कि पेमेंट एज पर बैंक स्टेटमेंट कि एक्चुअल में बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितना हुआ। ये काइंड ऑफ आपकी रिकंसिलिएशन है, रिकंसिलिएशन है बुक्स की और बैंक स्टेटमेंट की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे आपको बुक्स की एक्यूरेसी पता चल सकती है। तो जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि बैंक स्टेटमेंट से झूठ नहीं बोलेंगी, आपकी बुक से झूठ बोल सकती हैं, करेक्ट। आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो आज के लिए ये छोटा सा ही लेक्चर बना के रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर ही अलग टॉपिक के साथ मिलूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।